चलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्लड सर्कुलेशन. दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक इन बायोलॉजी. हा आपल्याला जीवशास्त्रामधील पहिला टॉपिक आहे. So let's start our today's important session, blood circulation in humans. So what is blood circulation? Tell me. Yes. What is the meaning of blood circulation? What is the need of blood circulation in the human body? Can you able to tell me? क्या वाटतं तुम्हाला? Yes. क्या रहता है blood circulation? क्यों चाहिए blood circulation? Tell me. What is the need of blood circulation in human body? किसने कहा है? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर, और वो एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई ब्लड करता है. समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल, और सेल के अंदर हमारे प्रोड्यूस होती है एनर्जी. हम जो भी काम करते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए. क्या चाहिए उसके लिए? लेक्चर सुनने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. सो इस एनर्जी को हम कहते हैं एटीपी. एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इसको क्या कहते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. दैट इज द एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी. आप जो भी कुछ काम करते हो उसके लिए आपके लिए एटीपी चाहिए. एटीपी का मतलब है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट चाहिए. एटीपी के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते. सो ये एटीपी प्रोड्यूस होता किसकी वजह से है? इसके लिए दो चीजें चाहिए. एक C6H12O6, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज. हमको ग्लूकोज चाहिए जो खाने से आता है ना. उसके बाद आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, ऑक्सीजन. इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी. ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा ये सेल के अंदर, और सेल प्रोड्यूस करेगी एटीपी और प्रोड्यूस करेगी CO2. इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है. बराबर है? कभी सोचा है यह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ उत्पन्न होता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड इस एनर्जी बनने की प्रोसेस में सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है. अभी समझ में आया? हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है. इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है एटीपी के साथ, जो हम एक्सेल करते हैं बाद में. सो एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर. सांस कहां से लेते हो आप? नाक से, मुंह से भी ले सकते हो. वो कहां पे जाता है? वो लंग्स में जाता है. फिर लंग्स से सेल तक कौन लेके जाएगा? तब आएगा ब्लड. लंग्स से पूरे बॉडी तक. सेल कहां पे है? सेल पूरे बॉडी में है. मस्तिष्क से लेके पैरों तक सेल है. हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड का है. फिर तब जाके ये सेल प्रोड्यूस करेगी एनर्जी. आर एबल टू अंडरस्टैंड? आल्सो हम खाना खाते हैं, उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, डाइजेस्ट होता है. फिर ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जाता है ब्लड में, और ब्लड से जाता है सेल में. जो भी हम खाना खाते हैं वो खून में जाता है. कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से. उसको विलाय कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? विलाय. तो मेरा कहने का यही मतलब है, आप मुंह से खाना खाते हो, नाक से सांस लेते हो, पर जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजें सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये ब्लड करता है. सो ब्लड का इंपॉर्टेंट काम क्या है ये हम देखने वाले हैं. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखने वाले हैं कि इसका काम क्या है.
इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन करना। क्या काम है इसका? ट्रांसपोर्टेशन करना। किसका ट्रांसपोर्टेशन करना है इसका काम? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ट्रांसपोर्टेशन करना है। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ब्लड ट्रांसफर करता है ग्लूकोज को, ब्लड ट्रांसफर करता है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ग्लूकोज हो गया। ब्लड ट्रांसफर करेगा न्यूट्रिएंट्स को, इस न्यूट्रिएंट्स में आएगा प्रोटीन्स, इसमें आएगा फैट्स, इसमें आएंगे विटामिन्स, इसको वाइटल अमाइंस भी कहते हैं, इसमें आते हैं मिनरल्स, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑल्सो ब्लड प्यूरिफाई होना, मतलब ब्लड में से यूरिया सेपरेट कौन करता है? किडनी। तो किडनी से यूरिया, किडनी क्या करती है? ब्लड से यूरिया सेपरेट करती है। तो यूरिया कौन है? यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है। कौन है ये? उसको भी ट्रांसपोर्ट करना है, किडनी तक पहुंचाना है, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी है। और क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं भैया? ये ट्रांसपोर्ट करेंगे हार्मोन्स। हमारे शरीर के अंदर हर तरह की ग्लैंड्स होती है, जैसे कि पीयूषिका ग्रंथि होती है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, हाइपोथैलेमस होती है, थायराइड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज होते हैं, लीवर होता है, पीनल ग्लैंड होती है, बराबर है ना, थाइमस ग्लैंड होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। ये सारे के सारे ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ये हार्मोन्स ब्लड से ही ट्रैवल होते हैं। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं? संतुलन बनाए रखते हैं। ऐसा आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इसकी बैटरी लो है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज हो गया, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारे के सारे जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, वो ट्रांसपोर्टेशन कौन करके लाता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। यहाँ तक समझ में आया? सो व्हाई एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है? वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस? एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द सेल। सेल में भी कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक समझ में आया? अभी मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक है कॉकरोच, जो चाइना के लोग सलाद जैसे खाते हैं, और दूसरा है, कंसिडर करिए, चलो खुद को ही कंसिडर करो, मैं। दोनों में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? है। दोनों में भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, कॉकरोच में भी है, मैन में भी है, पर क्या फर्क है पता है? तो आपको ये समझ में आएगा, कॉकरोच का जो ब्लड है, ये ब्लड ओपन स्पेस से जाता है। मतलब कॉकरोच के अंदर कौन सी भी ब्लड वेसल्स नहीं है। कॉकरोच के अंदर कौन से भी ब्लड वेसल्स नहीं है। ब्लड वेसल्स का मतलब रक्तवाहिनी, जो हमारे हाथों में है, पैरों में, पूरे बॉडी में है। 97,000 किलोमीटर के ब्लड वेसल्स है अपने बॉडी के अंदर। ये कॉकरोच में नहीं है। कॉकरोच में जहाँ पे गैप है, वैकेंट स्पेस है, वहां से ब्लड फ्लो होता है। कॉकरोच में भी हार्ट होता है, कॉकरोच में भी ब्लड होता है। कॉकरोच के ब्लड को हम एक्चुअली लिम्फ कहते हैं, जो रेड कलर का नहीं होता है, व्हाइट कलर का होता है। पर कॉकरोच के अंदर ब्लड वेसल ही नहीं है। मैन के अंदर आप देखोगे तो इसको भी हार्ट है, इसके अंदर भी ब्लड है, पर एक एक्स्ट्रा चीज है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड को फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स है हमारे अंदर। इवन तो आगे जाके देखेंगे, इसमें प्योर एंड इम्प्योर ब्लड जो भी है वो सेपरेट है। क्या कहा मैंने? प्योर एंड इम्प्योर ब्लड दोनों भी सेपरेट है। मतलब प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, इम्प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। दोनों के लिए सेपरेट ब्लड वेसल्स मैन के। सो जिसके अंदर ब्लड वेसल ही नहीं है, उसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहेंगे ओपन ब्लड
सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले मैंने ये समझाया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन है। और फिर हम देखेंगे एनिमल्स में, कॉकरोच के अंदर ब्लड जो है वो वेसल से फ्लो नहीं होता है, वो वैकेंट स्पेस से फ्लो होता है। मैन के अंदर हम देखेंगे यह है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है मैंने, इसका गलत अंदाज मत निकालिए। तो ये ओपन हो गया, इधर भी ओपन ही लिखा क्या मैंने, एक मिनट है, मतलब आप भावना समझते हो ना, जगह नहीं इसलिए शॉर्टकट लिखना पड़ा है। बाद में आप कॉपी में मेंशन कर दीजिए, ये तो अनर्थ होगा सर। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स है क्या, है क्या सर? नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, ओपन में नहीं। आपने हाँ कहा मैडम, तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट। इसमें ब्लड वेसल्स क्या है, एब्सेंट। और जो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स क्या है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। यहां तक समझ में आया? ये जो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जैसे कि मैंने दो टाइप बताए आपको, एक ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, और जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बताया मैंने, यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या है, एब्सेंट है। एग्जांपल कॉकरोच हो गया, जितने भी आर्थ्रोपोडास है, जैसे कि ग्रासोफोर हो गया, है ना, जितने भी कीड़े वगैरह रहते हैं ना जो आर्थ्रोपोडास में, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं है। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप करता हूं मैं, एक होता है मिक्स्ड, दूसरा होता है सेपरेट वाला। मिक्स में क्या होता है बताता हूं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कंसीडर कर लीजिए एम्फीबियंस, रेप्टिलिया और पाइसिस। जितने भी फिश आते हैं वो पाइसिस में आते हैं, जितने भी सांप वगैरह रहते हैं वो रेप्टिलिया में आते हैं। एम्फीबियंस मतलब पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया। ये तीनों के अंदर क्या होता है, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड इनमें मिक्स होता है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी शरीर की रचना ही वैसी है। और इनमें हार्ट के चेंबर 2 और 3 तक होते हैं। इनमें हार्ट के चेंबर 2 और 3 तक हार्ट के चेंबर्स होते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? वो लास्ट में जो सर को बुलाई वो लैपटॉप बंद पड़ गया, ठीक है। तो एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, पाइसेस, इनमें प्योर एंड इम्प्योर ब्लड जो है वो मिक्स होता है। इनमें हार्ट 2 और 3 चेंबर्स का होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अभी जो जिसमें सेपरेट है, इसमें क्या है ना कि प्योर एंड इम्प्योर नॉट मिक्स, ये मिक्स नहीं होता है। और इसका एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं वर्टिब्रेटा। हम क्लास वर्टिब्रेटा में आते हैं, हम वर्टिब्रेटा में आते हैं। वर्टिब्रेटा देखो, वर्टिब्रेटा क्या है मैं पहले बताता हूँ आपको। एनिमल क्लासिफिकेशन उसके लिए समझना है। एनिमल का क्लासिफिकेशन होता है, पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम, डिवीजन, पता है ना आपको, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फैमिली के बाद जीनस और फिर स्पेसीज है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए हम जीनस स्पेसीज यूज करते हैं। जैसे कि मैंगो के लिए हम मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं, टाइगर के लिए हम पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं, लायन के लिए हम पैंथेरा लियो कहते हैं। यू नो दैट? सो दीज आर द नेम्स। किसी को आपको डोंकी कहना है तो उसको
इक्विसेटेनी अफ्रीकानस कहते हैं, है ना। जैसे किसी को तुलसी कहना है तो तुलसी के लिए हम कहते हैं ऑस्मियम सैंक्टम। ये सारे बायोनोमेनोमेनक्लेचर है, याद रखिए, जीनस बेसिस पे आते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम बाद में तो कंसिडर करने वाले हैं। उसमें आखिर में कॉर्डेट आता है, कॉर्डेट जिसमें नर्वस सिस्टम, कॉर्डेट में फिर अलग अलग आते हैं, जैसे यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। याद आ रहा है? वर्टिब्रेटा में भी अलग अलग क्लासेस है, जिसमें साइक्लोस्टोमाटा है, ये बाइसेस है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एव्स है और मैमल्स है। और मैमल्स में हम आते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो मैमल्स में हम आते हैं, वर्टिब्रेटा जितने भी हैं उनके इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बैक पे रहता है, यहाँ पे। जब ये डायनासोर मरे थे, एकदम बहुत भूकंप वगैरह आ रहा था, तो छोटे छोटे जीव जो झाड़ पे चढ़ के जी सकते थे, जमीन पे तो मौत ही थी ना, तो ऐसे जो थे जीव, वहाँ से एप्स नाम के जो सजीव थे वो डेवलप हुए और उन्हीं से ही हम आए। अभी कोई कहता है हम माकड़ से बने हैं, चिंपांजी से बने, नहीं, वो हमारे कजिन है। वो क्या है? कजिन। अगर हम मंकी से बनते थे तो जो अभी जो मंकी है वो क्यों नहीं इंसान बने भैया? तो वो हमारे कजिन डीएनए में आते हैं, समझ में आ रहा है ना। हम एप्स से प्रोड्यूस हो गए, वो 10वीं कक्षा की पहली। दूसरा टॉपिक देखना, लैमार्क की बात बताया। लैमार्क ने ऐसा बताया था कि घोड़े ऐसे मैदानों में आए कि उनको पत्ते खाने के लिए मान ऊपर करने को लग रही थी, तो उनकी मान जो है ना वो लंबी हो गई और जिराफ बन गए। मतलब जिराफ पहले घोड़े थे, ऐसा लैमार्क का कहना है। डार्विन एक है, उसमें एक लैमार्क एक है, समझ में आ रहा है ना। तो वर्टिब्रेटा में हम आते हैं, ये क्लासिफिकेशन की टर्म आहे. ज्यांना पाठीचा कणा असतो त्यांना वर्टिब्रेटा म्हणतात. त्याच्यात त्यांचा स्पाइनल कॉर्ड असतो. स्पाइनल कॉर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, जो क्रैब में नहीं है. क्रैब का हाथ काट दो वो बिंदास चलेगा बिना हाथ के, टूटा हुआ हाथ भी ऐसे ऐसे करेगा उसको थोड़ी देर, है ना. पर क्रैब की मेंटेलिटी इंडियन सोसाइटी में पाई जाती है. किसी भगोने में दो क्रैब डाल दो कोई ऊपर नहीं आएगा कि दोनों एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं कि नहीं. अरे ऐसा होता है. तो क्रैब जो है वो वर्टिब्रेटा में नहीं है. क्रैब किस में आता है? ये इसमें आता है डायरेक्ट, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है. समझ में आ रहा है. तो ये क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स वाला है और ये सेपरेट वाला है. आपको पता है यदि बचपन में कुछ बेबीज ऐसे रहते हैं अनफॉर्चुनेटली उनके हार्ट के वॉल्स बहुत कमजोर हो जाते हैं, तो उनमें प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होता है. तो उसकी वजह से उनकी त्वचा ब्लू कलर की बनती है. ऐसे बेबीज को ब्लू बेबीज कहते हैं जो हार्डली 15 से 20 दिन तक ही जिंदा रहते हैं. हार्ट में क्या होता है कि ये प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होता है. पर ये एम्फीबियंस में फ्रॉग लीजिए, इसमें मिक्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है. पर हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनसे भी डेवलप है क्योंकि हमारा जो हार्ट है, इस हार्ट के 4 चेंबर. कितने चेंबर है? 4 चेंबर. राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट एट्रियम, इसे 4 चेंबर्स होते हैं हार्ट. इनमें 3 ही चेंबर है. इनमें हार्ट रहता है. जैसे कि कॉकरोच, आपको ये आश्चर्य लगेगा, कॉकरोच के हार्ट को 13 चेंबर्स है. पर कॉकरोच ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है. बोलो समझ में आ रहा है अभी? तो व्हाट इज अ ओपन एंड क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? टेल मी व्हाट इज द ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? जिनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट है. एंड व्हाट इज अ क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? And what is the function of blood circulation? Transfusion. Is it clear? So अभी हम डिस्कशन करेंगे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 हम डिवीजन करेंगे. एक हो गया ब्लड, दूसरा हो गया
ब्लड वेसल्स, और तीसरा हो गया हार्ट। So these are the three compartment of the blood circulatory system. Human blood circulatory system कौन से हैं? एक ब्लड है, दूसरा ब्लड वेसल है, और तीसरा कौन है? हार्ट है। So these are the three parts of blood circulatory system. Is it clear everybody? These are the three parts of blood circulatory system: blood, blood vessels and heart. ये तीनों को मिला के जो सिस्टम प्रोड्यूस होती है उसे कोई हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ब्लड के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ब्लड के बारे में। चलो बताइए क्या होता है ब्लड? यस, ब्लड क्या होता है? एक तरह का लिक्विड है, बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और एक एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी होते हैं, बराबर ना? तो ब्लड के हम दो इसमें विभाजन करते हैं। ब्लड में एक 45% वाला पोर्शन होता है जिसको हम ब्लड सेल्स कहते हैं। मतलब हमारे ब्लड के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। और दूसरा जो पार्ट है जो है 55% वाला, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। इसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स, नंबर 1 ब्लड सेल्स एंड नंबर 2 ब्लड वेसल्स। सॉरी यार, मैंने गलती से ब्लड वेसल लिख दिया, मुझे ये लिखना नहीं था। मुझे यहाँ पे ना प्लाज्मा लिखना था। प्लाज्मा 55% क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा प्रेजेंट। 45% ब्लड सेल्स है, 55% प्लाज्मा है। जो 45% ब्लड सेल्स है इसमें 3 तरह के इंपॉर्टेंट सेल्स है। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी एंड नंबर 3 हो गए प्लेटलेट्स। So these are the 3 important blood cells present in our human body. प्लाज्मा में 90% वाटर ही है, सिर्फ पानी है। प्लाज्मा में 7% प्रोटीन्स है, और इस प्लाज्मा में 3% अदर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। सो यदि हम ब्लड को 100% कंसीडर करें तो ब्लड में 45% ब्लड सेल्स है, जिसमें है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा प्रेजेंट है, उसमें 90% वाटर है, 7% प्रोटीन है और 3% अदर सब्सटेंसेस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये हो गया ब्लड के बारे में, मैंने आपको बताया। अभी इसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये जो पहला नंबर है हम डिस्कशन करने वाले हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी, इस आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड, क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? रेड। अब ये रेड ब्लड सेल्स क्या है, इसके बारे में हम देखें। ये जो रेड ब्लड सेल है ना, इसका इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बताता हूं, उससे पहले एक देख लीजिए। ये एफी मतलब क्या होता है? आयरन, और इसकी दोस्ती ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, ये एक प्रॉपर्टी है। आप एप्पल खाते हो, एप्पल को आप कट कर दीजिए, व्हाइट कलर का जो बीच वाला पोर्शन है वो बाद में रेडिश हो जाएगा, फिर ब्लैक हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एप्पल में प्रचुर मात्रा में आयरन प्रेजेंट है, और वो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और फिर रेडिश कलर प्रोड्यूस होता है, जैसे नॉर्मल लोखंड के साथ होता है, जिसमें कोरोजन होने के बाद रेड कलर का एक लेयर तैयार होता है, राखड़ी कलर इन मराठी। इज इट क्लियर?
सो आयरन और ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करना है। अभी अपनी ह्यूमन बॉडी है, हमारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए हमको ऑक्सीजन? हमको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। क्यों चाहिए हमको ऑक्सीजन? एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है? एनर्जी सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो उसके लिए दो चीजें चाहिए, नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 ऑक्सीजन। बात क्लियर हो गई? तो ऑक्सीजन कहाँ आता है? नाक से आप सांस लेते हो, लंग्स में क्या जाता है? ऑक्सीजन। फिर लंग्स से संपूर्ण बॉडी में यदि मुझे ऑक्सीजन पहुंचाना है तो वो काम करता है ब्लड। क्या करता है वो? ब्लड। तो लंग्स में जो ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी की वजह से लंग्स में ब्लड आता है, अल्वेलीज में वो ब्लड आता है। फिर वो ब्लड इकट्ठा होकर पल्मोनरी वेन से वापस हार्ट को जाता है, हार्ट उसको पंप करके बॉडी में भेजता है। तो जो ब्लड जो लंग्स में आता है, तो उस ब्लड में जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है, इसको मिलाना है, इस ऑक्सीजन को खींचना है। उसके लिए हमारे ब्लड के अंदर हमेशा याद रखना, ये आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? फिर एग्जैक्ट नॉर्मल आयरन मॉलिक्यूल नहीं होते, इन आयरन मॉलिक्यूल से Hb बनता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन, उसकी स्पेलिंग मैं मिस्टेक कर सकता हूँ, यहाँ पे बहुत मुश्किल स्पेलिंग होती है इनकी बायोलॉजी। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन किससे बनता है? आयरन से बनता है। किससे बनता है? और आयरन से हीमोग्लोबिन जब बनता है तो ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है आरबीसी सेल के। आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन किससे बनता है? और ये आयरन किसको अट्रैक्ट करता है ब्लड में? सो अल्टीमेटली आरबीसी किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि चाहिए ना ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है ना? तो ऑक्सीजन हमारे सेल को चाहिए, तो कोई ना कोई तो होगा ट्रांसपोर्ट करने वाला, तो वो है आरबीसी। क्यों करता है ट्रांसपोर्ट? उसमें हीमोग्लोबिन, उससे क्या होता है? उसमें आयरन है। आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे एप्पल कट करने के बाद रेड होता है, वैसे हमारा भी ब्लड डार्क रेड कलर का होता है जब उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है। समझ में आ रहा है? सो आरबीसी का प्रमुख कर्तव्य क्या है? इसका प्रमुख कर्तव्य है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये ऑक्सीजन को कैरी करना है, क्योंकि इसमें इट कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें क्या प्रेजेंट है सर? सर इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसमें Hb प्रेजेंट है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। बैक्टीरिया में नहीं होते हैं हीमोग्लोबिन, बैक्टीरिया में नहीं होती है आरबीसी, तो उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, फिर ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्या? नहीं चाहिए। बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है। वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स विदाउट ऑक्सीजन एटीपी प्रोड्यूस करता है, उसके वजह से मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होके आपके पैर दर्द करते हैं, पता है? सो यहाँ पे आरबीसी का केवल यही रोल है कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट होता है। पता है आपको ये चीज? मैं अगले स्लाइड पे विस्तार से आरबीसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो आरबीसी है, इसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, मराठी मध्ये त्याला लाल रक्तपेशी म्हणतात, काही पुस्तकात तांबड्या रक्तपेशी म्हणतात। याचं प्रमुख कार्य काय आहे? व्हाट इज द मेन फंक्शन? मेन फंक्शन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। कहां से कहां तक भैया? लंग्स से सेल तक।
फिर सेल ये ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है, फिर सेल क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी ही करता है। ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, आरबीसी करता है। इज इट क्लियर? ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर एचबी प्रेजेंट है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। अभी क्या होता है देखो, एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, 2 ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है ना? ऐसे एक आरबीसी के अंदर लगभग 3 करोड़ हीमोग्लोबिन के एटम हैं। एक आरबीसी के अंदर लगभग 3 करोड़ ऑफ हीमोग्लोबिन के एटम, मतलब एक आरबीसी 6 करोड़ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक आरबीसी। अगर पुरुषों का देखा जाए तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 18 ग्राम और 100 ml होता है। मतलब यदि आप खून का 100 ml लो तो उसमें 13 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पुरुषों में। आपको लिखना नहीं है लास्ट बेंच, ये लिखते जाइए। जो महिलाएं हैं, महिलाओं में ये 11.5 से लेके, ठीक है ना, 16.5 ग्राम और 100 ml होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों से थोड़ी कम होती है, खून की मात्रा भी कम होती है। महिलाओं में 11.5 से 16.5 तक ही ये हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होता है। कंसिडर करो यदि ये हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन भी क्या होगा, कम होगा। ऑक्सीजन भी कम हो गया तो क्या हो गया भैया, एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो जिनका हीमोग्लोबिन एक मात्रा से कम होता है उनको तो चक्कर आके गिर जाते कहीं भी। जनरली लड़के ही रहती है, कुछ खाते नहीं वगैरह कि चक्कर आके गिर जाते हैं कि नहीं, ऐसा होता है ना? किसके साथ हुआ है आप में से, किसका हीमोग्लोबिन कम है? यस, लड़कियों का प्रॉब्लम होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहना, क्योंकि बाय नेचर उनमें एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, खून की मात्रा ऑलरेडी कम रहती है। उसमें अगर डाइट अगर अच्छा नहीं लिया तो हीमोग्लोबिन की मात्रा और गिर जाती है। यदि 8 से कम हो जाए तो उनको एडमिट करना पड़ता है, दूसरा खून देना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या खाना है, आपको खाना है शेंगदाने। किसके साथ? गुड़ के साथ। नहीं तो दूसरा कुछ आइटम लेके बैठोगे तो डिफिकल्टी हो जाएगी, है कि नहीं? और उसके बाद आपको बाजरी पता है क्या, ये बाजरी और मिल्क का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, आयरन बहुत विपुल मात्रा में। नहीं तो एप्पल है ही है, एप्पल है, फिर बीट है, गाजर है। ओके, ये सब खाने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। केले खाने से कुछ नहीं होता सर, गाजर खाना पड़ेगा। आप वही बोले ना अभी, आप थोड़ी बोल लेना, नहीं ना? और क्या खाओगे, पाले भाजा। पाले भाजे में क्या खाओगे, पालक, उसमें आयरन बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो ये चीजें आप खाओगे तो हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च डार्क चॉकलेट भी खा सकते हो, इससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है और कुछ मात्रा में ब्रेन भी बढ़ता है। सही में चॉकलेट खाने से मेमोरी, मतलब आपको ये पता है कि थ्योरी, पढ़ाई करते समय ना 1 घंटे में चॉकलेट खाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, उससे ना लर्निंग प्रोसेस बढ़ती है। ग्लूकोज मिलता है ना ब्रेन को, तो ग्लूकोज और एक्टिव रहता है। ट्राई करके देखना, छोटा चॉकलेट जैसे लेमन की गोली वगैरह ना, वो खाने तो आप बैठोगे सिल्क खाते हुए 1-1.5 घंटा उसमें चला गया आपका, जैसे मैंगो बाइट हो गया वगैरह, डाल दिया मुंह में, पढ़ाई को लग गए, है कि नहीं? मेरा एक दोस्त था, वो चॉकलेट नहीं खाता था, वो दूसरा कुछ खाता था।
पास हो गया वो तलाठी का पेपर। सही में बात कर रहा हूँ, अरे सही में। वो कहता था मेरा कंसंट्रेशन बढ़ता है इससे। तो देख सकते हैं आप, वो भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत नमूने देखे मैंने। तो ये हो गया आरबीसी, ये क्या हो गया आरबीसी, ये हो गया रेड ब्लड सेल्स। समझ में आया आपको? तो जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम, ये चीजें खाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया आपको सबको? पर यदि हम आरबीसी के बारे में जरा इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा इसकी जो निर्मित होती है ये बनता है बोन मैरो के अंदर। इसको हिंदी में ना अस्थि मगज कहते हैं। आपको पता आपली जी पाठ आहे, पाठीचा कणा आहे ना, त्याच्या स्पायनल कॉर्ड मध्ये जवळ एक भाग आहे बोन जवळ, त्या बोन मध्ये स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। कौन से सेल प्रेजेंट है? ये नॉर्मल सेल्स नहीं होते, ये स्टेम सेल की वजह से तो हम अलग ऑर्गन प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। पता है हैदराबाद में इस स्टेम सेल के बदौलत नया आंख प्रोड्यूस किया था, इसको स्टेम सेल कहते हैं। आपको डॉली मेंढी पता है क्या? वो डॉली शिप, उसको कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग करने के लिए भी स्टेम सेल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जाके ये साइंस होगा, आदमी को अमरत्व प्राप्त होगा। अपने बॉडी के अंदर स्टेम सेल है, किडनी खराब हो गई, स्टेम सेल दिया, नया किडनी वो वहाँ पे बना, लगा दिया, चलो। ऐसा कहा जाता है कि अगले 200 साल बाद अगर एनवायरमेंट अच्छा रहा तो आदमी के आधे पार्ट, इंसान के आधे पार्ट मशीन के रहने वाले। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ये एक साइंस रिपोर्टर मैगजीन आता है, फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाले वो बताता। उसमें एक अभी इलॉन मस्क का ही आप उदाहरण लीजिए, उसने ब्रेन में एक चिप बिठाया, एक माइक्रो चिप। तो यदि यह पॉसिबल हो गया तो आप अमृत, जिंदा रहना मतलब क्या है? मेमोरी है ना, मेमोरी ट्रांसफर करो तो ये शरीर खत्म, दूसरा शरीर स्टेम सेल से बना दो लैबोरेटरीज में। पर इसके ऊपर बैन है, ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर बैन है, क्योंकि उससे ना क्या होगा कि डीएनए में वेरिएशन नहीं रहेगा और बहुत बीमारियां उसको होगी, उस आदमी को। समझ में आ रहा है ना? वो इम्यूनिटी सिस्टम नहीं रहती। पर स्टेम सेल से आप आपके ही जैसा 1% एक बॉडी तैयार कर सकते हो। यहाँ तक साइंस पहुँच गया है, पता है क्या? आप डॉली शिप से भी ये कंसिडर कर सकते हो। तो इसी तरह ह्यूमन लगा है ये रिसर्च में कि ब्लड बन सकता है क्या, हार्ट बन सकता है क्या, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है क्या। ये तो हमने पुराणों में पहले ही देखा है। गणपति का पूरा ब्रेन, पूरा सर ही ट्रांसप्लांट हो गया था। अब ये पॉसिबल है। रिसेंटली हार्ट भी ट्रांसप्लांट किया था। बायोलॉजिकली सुअर जो है ना, वो मेडिकली फिट है इंसान के लिए, उसके ऑर्गन्स इंसान में फिट हो सकते हैं। पर ये जो दिखते हैं गाँव में, वो वाले सुअर नहीं रहते, वो डीएनए मॉडिफाई वाले रहते हैं, उनको बनाया जाता है। रिसेंटली उनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। अब जब हम देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का वराह अवतार, उसमें जो सुअर उनका ही उनको मुंह लगा है, बराबर है कि? तो ऐसा कभी लगता है, अभी तक साइंस आध्यात्म मतलब उधर तक पहुंचा ही नहीं है। आई एम नॉट बिलीविंग इन द एनी सुपरस्टिशन, बट अगर आप देखोगे तो ये पॉसिबल हो रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे आप नरसिम्हा अवतार देखो, पहले था, तो अभी शुरुआत होगी उस चीज में, ठीक है ना? किडनी ट्रांसप्लांट उसी का तो एक प्रकार है, बराबर है कि ना? दूसरे की किडनी बॉडी में बिठा सकते हो, रोबोटिक हार्ट आप बिठा सकते हो। यहाँ तक टेक्नोलॉजी अभी आगे चली जा रही है। सो ये यहाँ पे ये सेल की बदौलत होता है। इसका सेल डिवीजन नहीं होता। जब अपना जन्म होता है, जितने सेल रहते हैं उतने ही मरने तक उतने ही सेल रहते हैं। इसलिए जब कैंसर ट्रीटमेंट में जब कीमोथेरेपी करते हैं तो सारे सेल डेड हो जाते हैं, सब बाल निकल जाते हैं। तब उससे पहले ये स्टेम सेल बॉडी से निकाला जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, फिर कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी होने के बाद फिर से वो स्टेम सेल वहाँ पे लगाए जाते हैं। ऐसे कुछ डॉक्टर की प्रोसीजर है, क्योंकि इसी स्टेम सेल्स की वजह से आपके बॉडी में अलग अलग पार्ट दोबारा बनते हैं।
आपकी बॉडी में असंख्य सेल मर जाते हैं, उसकी जगह नया सेल लेता है, वैसे आरबीसी भी नया होता है, तो वो किसके बदौलत होता है? स्टेम सेल। स्टेम सेल कहाँ पे प्रेजेंट है? अस्थियों पर। हमेशा याद रखिए इसकी जो निर्मिति है, इसकी निर्मिति आरबीसी, ये बोन मैरो में होती है। ये निर्मिति होने के लिए दो चीजें चाहिए। आपकी बॉडी में विटामिन चाहिए, एक विटामिन B9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं, और दूसरा एक विटामिन होता है उसको हम B12 कहते हैं, इसको हम साइनाकोबैलामिन कहते हैं। ये दो विटामिन बहुत जरूरी है आरबीसी बनने के लिए। फिर ये आरबीसी प्रोड्यूस होती है, और आरबीसी प्रोड्यूस होने के बाद इसका भी एक कार्यकाल होता है 120 दिन। आरबीसी बनने के बाद सिर्फ 120 दिन ही कार्य कर सकती है। 120 दिन बाद इन आरबीसी का जो मृत्यु होता है, जो इनका ग्रेवयार्ड होता है, एक स्टमक को लगा हुआ एक ऑर्गन है, उसको हम स्प्लीन कहते हैं, उसको हम प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन, एक स्प्लीन एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन है जो स्टमक को ज्वाइन है। ये स्टमक को ज्वाइन है। यहाँ पे क्या होता है, ये आरबीसी जाके मरते हैं, फिर से नए आरबीसी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो एक साथ सारे आरबीसी नहीं मरते, उनके बैचेस रहते हैं। जो बैच पुरानी हो गई आरबीसी में वो मरती है, नए आरबीसी आते हैं। इसलिए रक्तदान देने के बाद हम 3 से 6 महीने रक्तदान नहीं दे सकते, क्योंकि नए आरबीसी बनने के लिए इतना टाइम लगता है 120 दिन। अगर 3 महीने से पहले 2 बार रक्तदान किया तो आदमी मरता है, पता है क्या? इसलिए हम बार-बार रक्तदान नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ साल में 1 बार करना ही अच्छा है। अगर बॉडी में यदि रक्त की मात्रा कम है तो करो ही मत, है कि नहीं? आपको ही कोई दान दे देगा। तो कार्यकाल 120 दिन है। मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की स्प्लीन में। पर 120 दिन में कोई खराबी आ गई, किसी आरबीसी में कुछ खराबी आ गई, तो उस आरबीसी को लीवर, याद रखना, इसको यकृत कहते हैं, कि लीवर क्या करता है, उस आरबीसी को अलग कर देता है। लीवर के बहुत काम है, मैं बताऊंगा बात। इसमें से एक काम है, खराब जो आरबीसी हो गया उसको यकृत होता है, जो लीवर होता है वो अलग कर देता है। आपको पता है ये जो आरबीसी है, दिस इज द फ्यू ओनली सेल्स दैट इज विदाउट न्यूक्लियस। मतलब ये सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, पर आरबीसी एकमेव ऐसी सेल है जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक नहीं है। न्यूक्लियस में क्या होता है पता है क्या आपको? न्यूक्लियस में होता है डीएनए, आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमारे जन्म की माहिती रहती है, हमारे पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन रहती है। आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इससे प्रोटीन्स बनते हैं। अभी इसका फायदा क्या होता है पता? अगर न्यूक्लियस रहता था तो माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता था, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद के लिए ऑक्सीजन यूज करता था। अभी इस आरबीसी के पास न्यूक्लियस ही नहीं है, इसलिए यह आरबीसी 100% ऑक्सीजन का क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन करती है। याद रखना, अगर हमारे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस यदि रहता था गलती से, तो 100% के बजाय बहुत ही कम परसेंटेज ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन वहां पे होता था। ये आरबीसी है, ये है विदाउट न्यूक्लियस। ये आरबीसी क्या है? विदाउट न्यूक्लियस, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं। पर आपको पता है साइंस में अपवाद रहते हैं। कैमल पता है ना आपको मित्रांनो? कैमल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कैमल के आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट, पर इंसान के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। इसलिए आरबीसी क्या करता है? आरबीसी 100% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है।
पर यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही कम हो गई, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही कम हो गई तो एक डिसीज होता है, उसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया, इसको मराठी में पंडु रोग कहते हैं। एनीमिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और उनमें एनर्जी लो वाला काम होता है बॉडी के अंदर। कौन सा डिसीज होता है? एनीमिया, याद रखो। इसलिए जो आंगनवाड़ी वगैरह जो रहता है ना, मतलब स्कूल में वगैरह लड़कियों को फेरॉन सल्फेट की मेडिसिन दी जाती है, मुफ्त में बांटते। झड़पी स्कूल में तो बांटते ही बांटते। जो 8, 9, 10 की जो लड़के होती है ना, उनको ये गोलियां देते हैं फेरॉन सल्फेट। कौन सी गोली देती है? फेरॉन सल्फेट। आप में से कोई है कि जिला परिषद में पढ़ा हुआ, तालुका में, गांव में, तो आपको मिली है कि ये गोली? वेरी गुड, आपको भी मिली है। अच्छा, तो आप में खून की मात्रा ज्यादा होगी उसमें। तो ये रहता है कि गवर्नमेंट का रूल है, महिला बाल कल्याण विकास मंत्रालय के गठित रहता है। इसमें भी गवर्नमेंट की जगह निकलती है। अभी उन्होंने ये जगह राज्य सेवा का जो पेपर हुआ ना, उसमें ऐड कर दिया है। अभी ना सब खिचड़ी हो गया एमपीएससी। पहले पीएसआई का अलग पेपर था, एसटीआई का अलग था, असिस्टेंट का अलग था। अभी क्या कर दिया? सबका पेपर एक ही है, एक ही सिलेबस है। पर मुझे लगता है कि सेपरेट ही अच्छा था, क्योंकि पीएसआई को कायदे थे, महिला बाल कल्याण को जरा न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछते थे। अभी एक ही पढ़ाई करो और यू कैन अप्लाई मल्टीपल टाइम, वैसे स्टूडेंट का टाइम भी बचता है। बट नेगेटिव पॉइंट ये है, यदि वो एग्जाम आप फेल मार गए तो साल भर एग्जाम में बैठना है। पहले कैसा था? साल भर एग्जाम थी, अभी ऐसा नहीं। चलो, ये फेरॉन सल्फेट की गोलियां मिलती है। आरबीसी के बारे में मैंने बताया, रेड ब्लड सेल्स। और एक बात, जब गर्भ माँ के पेट में होता है तो तब उस बच्चे में आरबीसी स्प्लीन में प्रोड्यूस होते हैं। गर्भ में स्प्लीन के अंदर आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं, याद रखना। क्या बोला मैंने? गर्भ में स्प्लीन के अंदर आरबीसी प्रोड्यूस होता है। जैसे ही जन्म होता है, स्प्लीन में आरबीसी मरेंगे और बोन मैरो में तैयार। क्लियर एवरीबॉडी? सो ये सब चीजें आरबीसी के बारे में। पर आरबीसी का आकार कैसा है? आरबीसी का आकार है बायकॉन्केव, याद रखना। दोनों तरफ ऐसे अंदर गया हुआ पोर्शन है। ऊपर से टॉप व्यू आप देखोगे तो ये गोलियां जैसी लगेगी, पर यदि आप साइड व्यू देखोगे तो आपको ये बायकॉन्केव दिखेगा। आपको पता है, लगभग 55 से लेके 60 लाख पर mm क्यूब है। mm क्यूब मतलब मिलीमीटर क्यूब। आपको आपकी स्केल पता है कि छोटी पट्टी रहती 15 सेंटीमीटर, उस 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन होते हैं, उसको 1 मिलीमीटर कहते हैं, छोटी 2 लाइन। उसका यदि आप एक चौकोर बना दोगे 1 मिलीमीटर का, उसके अंदर जितना एकदम छोटा ड्रॉप जितना खून आएगा ना, उस खून में 55 से 60 लाख आरबीसी सेल्स। पुरुषों में है, महिलाओं में 45 से लेकर 50 लाख। और इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा खून रेड कलर का दिखता है। आपको पता है, यदि आप समुद्र में जाओगे, ऑक्टोपस निकालोगे और ऑक्टोपस को आप काटोगे सब्जी बनाने के लिए, तो इसका ब्लड का कलर ब्लू है, रेड नहीं। तो ब्लू इसलिए है क्योंकि ऑक्टोपस में ना ये कॉपर होता है। क्या होता है? और हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन। क्या होता है? समुद्र के कुछ जीव है, उनका ब्लड तो ग्रीन है डायरेक्ट, क्योंकि उसमें ना, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, उसमें पिगमेंट है। हाँ, याद आया मुझे, क्लोरोक्लोरीन होता है। क्लोरोक्लोरीन नाम का एक घटक होता है, इसलिए उनका ब्लड ग्रीन होता है। कोई कोई सजीव में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट।
तो कोबाल्ट की वजह से उनका ब्लड होता है वायलेट। कोबाल्ट की वजह से उनका ब्लड क्या होता है? वायलेट। अपना ब्लड रेड है क्योंकि अपने इधर पिगमेंट कौन सा है? आयरन। समझ में आ रहा है? डिटेल में समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीजें आरबीसी के बारे में बताएं। चलो, आरबीसी क्या है, क्या काम करता है आरबीसी? ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? ऑक्सीजन। क्यों चाहिए? एनर्जी कहाँ बनती है? सेल में। कहाँ पे? सेल में पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या क्या चाहिए एनर्जी बनने के लिए? दो चीज चाहिए। कौन सी? और वेरी गुड। ऑक्सीजन कैसे आता है सेल तक? आरबीसी। क्यों? वेरी गुड। आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन। उसकी वजह से आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन को। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के एटम को ट्रांसपोर्ट करता है? 2। आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो। कहाँ मरती है? स्प्लीन। खराब आरबीसी को अलग कौन करता है? आरबीसी कितने दिन जिंदा रहती है? उसके बाद स्प्लीन में मरती है। आरबीसी बनने के लिए कौन से 2 विटामिन चाहिए? B9 का मतलब फॉलिक एसिड। B12 का मतलब साइनोकोबैलेन। साइनोकोबैलेन। विटामिन B9 एंड विटामिन B12। कौन से एनिमल के अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस है? कैमल। अपने आरबीसी में न्यूक्लियस है क्या? उसका फायदा क्या हुआ कि आरबीसी 100% ऑक्सीजन यूटिलाइज करते, खुद के लिए यूटिलाइज नहीं करते। आरबीसी और क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्टेशन करती है, सेल टू लंग्स, और लंग्स टू सेल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में कितनी है? कितनी चाहिए? 13 से 18 ग्राम पर 100 ml। महिलाओं में कितनी है? 11.5 से 16.5 ग्राम पर 100 ml। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा? एनीमिया होगा। उसमें क्या होता है? आंखों के नीचे काला आता है और फिर क्या होता है? इंसान गिर जाता है क्योंकि एनर्जी नहीं आती ना, बराबर। उसके लिए उपाय क्या बताया मैंने? क्या? अच्छा, शेंगदाने। और क्या चाहिए? फेरॉन सल्फेट। अच्छा, वो तो मेडिसिन है। गाजर हो गया, बीट हो गया, बीटरूट हो गया, बाजरी, मिल्क, डार्क चॉकलेट, और क्या? पालक। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुर्गी का अंडा भी खा सकते, ठीक है ना? उसमें भी विटामिन B9 B12 होता है, तो उससे फायदा होता है। यदि शाकाहारी है तो उनको कहना शाकाहारी अंडे दीजिए। मतलब जो अंडे का फर्टिलेशन नहीं होता है, मतलब उसमें से मुर्गी बाहर नहीं आती है, वो शाकाहारी एग्स होते हैं, ऐसा माना जाता है। पर ये मिथ है। वो अंडे बेकार होते हैं जिसमें गावरान जो रहते हैं वही अच्छे है, क्योंकि ये इंजेक्शन वाले इसमें साइड इफेक्ट बहुत अलग होते हैं। क्योंकि ये मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है, ये कुछ अलग ही रहता है। और वो खाने से आदमी भी अलग ही बनता है, तो बचो। तो ये हो गया, ये समझ में आया आपको? इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? साइनोकोबैलेमिन। साइनोकोबैलेमिन, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबैलेमिन। विटामिन B9 है फॉलिक एसिड, B12 है साइनोकोबैलेमिन। ये सारे विटामिन आपको पता रहने चाहिए। विटामिन B1 क्या होता है? थायमिन। B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, B5 पेंटाथेनिक एसिड, B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, जो बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जो पढ़ाई करते स्पर्धा परीक्षा की। तो क्या होता है फिर, वो जितना पढ़ाई करते उतने बाल निकल जाते हैं कि नहीं। उसके बाद B8 नहीं, B9 फॉलिक एसिड और B12 होता है साइनोको। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? तो उसमें B कॉम्प्लेक्स में 9 और 12 खून के लिए चाहिए, B7 बालों के लिए चाहिए, B3 B2 हमने त्वचा, टंग, माउथ के लिए चाहिए। कम हो जाएगी तो छाले पड़ते हैं ना,
बी कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थायमिन अगर नहीं रहेगा तो बेरी बेरी डिजीज होता है, मैं बाद में सब बताऊंगा। ये आरबीसी के बारे में पूरा समझ में आया क्या आपको? इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर बाय बॉडी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये जितने भी चीजें बताई इसके अलावा कुछ नहीं आता एग्जाम। ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू है तो क्यों है ब्लू? कॉपर है उसके ब्लड पिगमेंट में, हमारे अंदर आयरन है। ओपन और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब समझाएंगे? ओपन में ब्लड वेसल्स नहीं है और क्लोज में ब्लड वेसल्स। वेरी गुड, समझते हैं क्या? टुमारो लेक्चर हम पढ़ेंगे WBC, प्लेटलेट्स एंड ब्लड ग्रुप। ओके, कल हम पढ़ेंगे, चलेगा ना? तो बायोलॉजी स्टार्ट हो तो गया है, आपको बेसिक NCERT भी यूज करना है साथ, नहीं तो आप स्टेट बुक यूज करो, नहीं तो लूसेंट यूज करो। मेरा लेक्चर होने के बाद यदि आप पढ़ोगे तो डायरेक्ट आपके ब्रेन में जाएगा, ये मेरी गारंटी। उसमें डिले करोगे तो प्रॉब्लम होगा। डे टू डे स्टडी का रूटीन बनाइए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, उसका टाइम टेबल फिक्स रखो पढ़ाई का। इसमें गैप पड़ा अगर पढ़ाई में तो आप भूल जाओगे। कब है एग्जाम? CGL का डेट आया क्या? जुलाई मंथ में है ना, क्या जून मंथ में है? वेरी गुड, तो होना चाहिए तब तक प्रिपरेशन। किसने किसने फॉर्म भरा है CGL का? हाथ ऊपर को। वेरी गुड, एग्जाम निकलनी चाहिए। चलो, CHSL गुड, और दोनों में वेरी गुड। तो दोनों जितने भी फॉर्म भर सकते हो उतने फॉर्म भरते जाओ, ठीक है? चलो रुकते हैं यहाँ पे। टाइम किसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है मुझे आपके बैच के ऊपर, जल्दी खत्म होता है ना। लगा कि आपको 1 घंटा हो गया? चलो रुकते हैं अभी, कल के सेशन में WBC पढ़िए। थैंक यू।